आदिकाल में जिस साहित्य की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है उसमें से एक राजपूत साहित्य है। आज हम लोग राजपूत साहित्य के बारे में बात करेंगे और इसकी क्या सीमा है, क्या खासियत है, उसको भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, पहली बात कि रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इसमें विद्वानों में मतभेद था। गारशा दत्ताशी ने कहा कि इसका संबंध राजस्वी से है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से इसका संबंध जोड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, दशरथ शर्मा, इन लोगों ने कहा कि नहीं, रासों का संबंध रासक शब्द से है। और सच्चाई यह है कि राजस्थान के इलाके में, देश का जो पश्चिमी इलाका है, उस इलाके में ऐसा होता है कि अकारांत संज्ञाएं सब ओकारांत हो जाती हैं। यानी रासक शब्द से रासो, रास से रासो, उसका स्वभाव है, भाषा का स्वभाव है। और इसलिए हम लोग बहुत ही ऑथेंटिक ढंग से कह सकते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति रास या रासक से हुआ है। अगर रासो साहित्य का अध्ययन करना चाहें तो दो तरह के साहित्य मिलते हैं। एक साहित्य है जो गीत नृत्य परक है, गीत है, नृत्य का समावेश है। दूसरा जो साहित्य है वह छंद वैविध्य परक है, यानी छंदों के आधार पर उसकी रचना हुई है। गीत नृत्य परक वाला जो साहित्य है रासों का, उसमें भरतेश्वर, बाहुबली रास, विशलदेव रासो, बुद्धि रास, इस तरह के साहित्य हैं। और छंद वैविध्य परक जो रचनाएं हैं उसमें पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, मुंज रास, हमीर रासो, इस तरह के साहित्य मिलते हैं। रासो साहित्य संस्कृत में नहीं है, प्राकृत में नहीं है, वह अपभ्रंश में है सर्वप्रथम, फिर हिंदी में है, गुजराती में है। और यह जो साहित्य है वह साहित्य की जो रक्षा है, जिनके पास साहित्य बच गया, उसमें राजाओं के यहाँ यह बचा साहित्य है, उसकी सुरक्षा हुई, संरक्षण दिया गया। या फिर जो धार्मिक लोग थे, धार्मिक लोगों के यहाँ यह साहित्य बचा हुआ है। या फिर लोग की जो परंपराएं हैं, उस परंपरा में यह साहित्य सुरक्षित हुआ। राज संरक्षण में या धार्मिक संप्रदायों के पास या लोक परंपराओं के पास यह साहित्य उपलब्ध होता है। अगर उस समय का राजनीतिक वातावरण देखना चाहें, क्योंकि हुआ ये कि भारत में जो केंद्रीय राजनीतिक ताकत थी हर्ष की, उसके बाद से बिखराव हुआ। और बिखराव होने की दो तीन वजह हैं। एक वजह तो यह है कि जो राजा हुए छोटे बड़े, वे आपस में टकराने लगे। और दूसरी बात ये हुई कि बाहरी जो आक्रमण है देश पर, वो आक्रमण शुरू हुआ। इन दो वजहों से राजनीतिक परिस्थिति बहुत खराब थी। और इस खराब परिस्थिति के कारण जो कवियों को संरक्षण देने की बात थी वह संभव नहीं था। राजा लोग भी संरक्षण नहीं दे रहे थे। तो नतीजा हुआ कि मध्य देश जो है, मध्य देश में आदिकाल की रचना मिलती ही नहीं है। और ये रचना अगर मिलती है तो आप देखेंगे कि जो पूर्वी इलाका है देश का, वहाँ ये रचना मिलती है, या जो पश्चिमी इलाका है, या फिर वे इलाके जहाँ हिंदी है ही नहीं,
उस इलाकों में इसकी रक्षा होती है। वजह वही रही कि राजनीतिक रूप से अस्थिर समय है। हिंदी जहाँ बनना शुरू हुआ, रासो साहित्य जहाँ मिलना शुरू हुआ, उस समय हम लोग ये देख सकते हैं। अगर अलग अलग चर्चा करना चाहें रासो साहित्य का, तो पहला जो है वो खुमान रासो है। खुमान रासो पूना संग्रहालय में वो मौजूद है। 5000 छंदों का यह साहित्य है, एक किताब है। और इसमें चित्तौड़ के राजा खुमान थे, उनके युद्ध का और उनकी शादी का वर्णन है। संदर्भ अनुसार नायिका भेद है, वीर रस की तमाम चीजें हैं, श्रृंगार रस की चीजें हैं। 9वीं सदी की रचना है। यों खुमान रासो चूंकि लौकिक परंपरा में ही जीवित रहा और इस वजह से विवादों में घिरा हुआ रहा। खुमान रासो पर भी सवाल उठते रहे कि यह साहित्य सही है, प्रामाणिक है या प्रामाणिक नहीं है। फिर दूसरा जो है वो बिशलदेव रासो है। बिशलदेव रासो की जो प्रतियां हैं वो 27 तरह की हैं, यानी 27 प्रकार। परिवर्तन इतना ज्यादा हुआ, लोग के गले के द्वारा जो गाई गई चीजें हैं उसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई, कुछ चीजें घटा दी गई, तो 27 प्रकार की हैं। और देखिएगा सत्यजीवन वर्मा, माता प्रसाद गुप्त, तारकनाथ अग्रवाल आदि ने इसका प्रकाशन किया। लेखक इनके नरपति नाल हुए। 1155 ईस्वी में एक किताब आई। वैसे मोतीलाल मेनारिया मानते हैं कि 16वीं सदी में ये किताब है, माता प्रसाद गुप्त मानते हैं कि 14वीं सदी में किताब है। वजह वही है, लौकिक परंपरा के कारण लोक में जो गायन हुआ और गायन में कुछ चीजें जो जोड़ दी गई और कुछ चीजें जो घटा दी गई, इसके कारण से हुआ। और विषय क्या है? भोज परमार की एक पुत्री है राजमती, उसकी शादी होती है अजमेर के चौहान राजा बिशलदेव से। शादी होती है, फिर वियोग होता है, राजा उड़ीसा चले जाते हैं 12 वर्षों तक। एक लंबा वियोग है और फिर पुनर्मिलन होता है। इस किताब में निश्चित तौर से प्रेम की जो निश्चल अभिव्यक्ति है, नारी की जो गरिमा है, वह रानी जो 12 वर्षों तक इंतजार करती रही मान सम्मान के साथ, वह जो गरिमा है वह है। और 12 मासा का जिक्र है। फिर उसके बाद परमार रासो आता है। परमार रासो मुख्यतः आल्हा खंड है। आल्हा और उदल 2 भाई थे, उनकी वीर गाथाएं हैं। और इसका जो पाठ निर्धारण डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया है। रचनाकार यज्ञिक हैं। राजा जो परमाल थे, महोबा के रहने वाले, 13वीं शताब्दी में उनके दरबार में आल्हा और उदल रहते थे। दोनों की जो वीरता थी, दोनों के जो संघर्ष थे, दोनों का जो शौर्य था, उसकी कहानी इसमें मिलती है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण किताब है, जिसकी चर्चा बार बार हुई है, वह पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज आप जानते हैं कि एक ऐतिहासिक राजा थे और उनके मित्र थे चंद्रबरदाई, उन्हीं के दरबार में रहते थे, उनके साथ रहते थे। उन्होंने ये किताब लिखी है। रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि 1168 ईस्वी में ये किताब आई। इसके 4 संस्करण हैं। नागरिक प्रचारणी सभा ने भी प्रकाशन किया है। अबोहर और बीकानेर में कई तरह की प्रतियां मौजूद होती हैं। और पृथ्वीराज रासो को लेकर बहुत तरह के सवाल हैं। कई विद्वान मानते हैं कि प्रामाणिक है, कई मानते हैं कि अप्रामाणिक है। जो प्रामाणिक मानते हैं उसमें श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टाड ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है। और यह किताब काशी नागरिक प्रचारणी सभा से
छपी है, जिसको ये लोग प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक मानने वाले जो लोग हैं, रामचंद्र शुक्ल और गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, डॉक्टर बुलर, ये लोग अप्रमाणिक मानते हैं। आश्चर्य यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा का रखा था और उन्होंने ही माना है कि पृथ्वीराज रासो अप्रमाणिक है। उसके बाद मुनि जन्मेजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि यह प्रमाणिक तो है, लेकिन मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, यानी जो प्रतियां उपलब्ध हैं वह अप्रमाणिक है। और एक चौथे विद्वान है नरोत्तम स्वामी, उन्होंने माना है कि इसकी रचना ही हुई है मुक्तक श्रेणी में, ये मुक्तक रूप में इसकी रचना हुई है। और इस तरह से आप देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो जो कहानी है, उस कहानी में राजाओं के आपसी संघर्ष तो हैं ही। मोहम्मद गोरी जो बाहर के आक्रमणकारी थे, उससे संघर्ष होता है, बार बार संघर्ष होता है, 12 बार दोनों में युद्ध होता है और फिर उनकी मृत्यु होती है। यह कथा इसमें लिखी हुई है 68 छंदों में, विविध प्रकार के जो 68 छंद हैं, उन छंदों में पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि रासो साहित्य जो है वो वीरता का है, रासो साहित्य में श्रृंगार है, रासो साहित्य में राजाओं के यहाँ जो घटना घट रही थी, आपसी जो संघर्ष थे, उसका उल्लेख है। और रासो साहित्य विवादों में रहा, प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर सवाल होते रहे, और सवाल इसलिए हुए क्योंकि तमाम रासो साहित्य लोक के द्वारा गाए गए हैं और गाने की वजह से कुछ चीजों में जोड़ना घटाना होता रहा है। और यही कारण है कि ये तमाम साहित्य विवाद में है। लेकिन कुछ राजा 9वीं शताब्दी के हैं, 11वीं के हैं, 12वीं के हैं, कुछ राजाओं को जो 17वीं में हुए, 18वीं में हुए, उनको भी जोड़ दिया गया। इस तरह से हम रासो साहित्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें काम करने की बहुत जरूरत है और इसको और भी बेहतर ढंग से संपादन करने का और पाठ निर्धारण करने की आवश्यकता है।